हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जो है एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी का क्लास का सेशन लेकर के। आज के एनसीईआरटी के क्लास में हम लोग भारत के इतिहास को जो है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच में जो भी घटनाएं हुई, आज के एनसीईआरटी में इस पर चर्चा करेंगे। यह आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, शिक्षक संबंधी एग्ज़ाम हो या रेलवे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसका बेस पॉइंट ये एनसीईआरटी है। आप ज़रूर इसको रिवीजन करिए, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक बेस जो आप कहते हैं, ये बेस यहीं पर जो है आपको तैयार होता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर 300 ईसा पूर्व जो है ईस्वी से 200 ईसा पूर्व के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई। तो हम लोग देखिए इस सेशन को देखते हैं। जैसे मौर्य काल में इसके महान साम्राज्य के कारण स्मरण किया जाता है। मौर्य काल के बाद 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्य का मतलब था आपका कुषाण राजवंश था, पुष्पभूति वंश था, इसका मतलब है सातवाहन था। ऐसे में छोटे छोटे राज्यों का जो है उदय होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कुछ छोटे थे, परंतु दूसरे कुछ राज्य बड़े भी थे। जैसे कुषाण काफ़ी बड़ा था जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इसका मतलब है कि यदि हम लोग कहें कि कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो भारत के बाहर चीन पर भी अधिकार किया था, तो याद रखिएगा ये मध्य एशिया तक। कौन सा ऐसा साम्राज्य था जो भारत में तो शासक था ही, वो भारत में मध्य एशिया तक फैला हुआ था। मध्य एशिया मतलब हो गया चीन भी उसके अधिकार क्षेत्र में कभी था। तो हमारा जो कुषाण राजवंश था वो कभी चीन को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखा हुआ था। तो ये देखिए इन राज्यों में भी जिस चीज़ को, या कह सकते हैं कि इन राज्यों में भी जो काल, मतलब जिस चीज़ को हम लोग जो काल को पूरे उपमहाद्वीप में एकता में बांधा, वह भी वाणिज्य व्यापारियों का फैलाव था। इस काल में अनेक क्षेत्रों में भौतिक समृद्धि रही। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के दक्षिण का प्रदेश दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। आज इसे हम दक्कन कहते हैं। दक्कन के दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का क्षेत्र हुआ करता था। इसका मतलब है कि जो तमिलनाडु में लोग थे वो दक्कन के दक्षिण, दक्कन महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। थोड़ा कर्नाटक भी दक्कन क्षेत्र में आता है। तो आपको ये समझना है कि जैसे जो दक्कन वाला क्षेत्र है वो किन किन राज्यों में है, तो आप हो जाएगा एमएच महाराष्ट्र और केटी कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में दक्कन। द्रविड़ आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु तक फैला हुआ है द्रविड़। अब आते हैं ईसा पूर्व में प्रथम शताब्दी में भारतीय प्रायद्वीप में रहने वाले लोगों का जीवन सामान्य खेतिहरों में बदल कर अधिक क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा सामान्य खेतिहरों में बदल कर जो है अधिक संपन्न हो गया। इस बात को दक्षिण भारत के समूचे दक्कन प्रदेश में पाए जाने वाले महापाषाण मतलब मेगालिथिक 100 कक्षों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। महापाषाण मेगालिथ का अर्थ है बड़ा पत्थर। 100 कक्ष या कब्र के ऊपर पहचान के लिए खास तौर पर बड़े पत्थर रखे जाते थे। इन 100 कक्षों में उन लोगों के जीवन के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। वे किसान तथा पशुपालक थे, लोहे के औजार का इस्तेमाल करते थे, घोड़े पर सवारी करते थे और स्वर्ण मणियों के बने आभूषण पहनते थे। 100 कक्ष विभिन्न प्रकार के और कुछ जमीनी में खड़ी की गई सामान्य प्रस्तर शिलाओं को घेरे रूप में है और कुछ चट्टानों को काटकर भी बनाई गई गुफाओं से जो है के रूप में भी है। इसका मतलब है कि इसे हम लोग जो है उनके जीवन के बारे में कहते हैं, जो दक्कन और द्रविड़ क्षेत्र में ये लोग रहते थे। अब बात करते हैं महापाषाणी स्थलों की खुदाई से जानकारी मिली कि वे लोग लौह कर्म से परिचित थे और काफ़ी उन्नति कर चुके थे। वे लोहा की कुदार तथा हंसिया का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर हंसिया का इस्तेमाल करते थे और ये देखिएगा करते थे, और शायद चावल और बाजरे की खेती भी करते थे। मिट्टी में काले
लाल बर्तन पर्याप्त संख्या में मिले हुए हैं। इन्हें इसी प्रकार बनाया जाता था जिस प्रकार उत्तर भारत में 100 कक्षों में देखने से पता चलता है कि उन लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी बड़ी विचित्र धारणाएं रही होंगी। मृतक का अंतिम संस्कार शायद काफ़ी विस्तार पूर्वक करते होंगे। इन 100 कक्षों पर बड़े पत्थरों का खास निशान शायद इसलिए लगाए गए थे कि ये सरदार उनके परिवार के सदस्यों के समाधि स्थल रहे होंगे। मतलब जो आज का डेवलपमेंट है वो कभी 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ये देखने को मिलता है। अब आते हैं घोड़े की हड्डियों और घोड़े के साज सामान से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि वे पशु से भली भांति परिचित थी। निसंदेह घोड़े के कारण ही वे प्रायद्वीप की लंबी दूरियों की यात्राएं कर पाते थे। यात्राओं से विभिन्न वस्तुओं का विनिमय संभव हुआ और जैसे सोना की कीमती पत्थरों और मणि संभव लोहे की वस्तुएं भी थी। और जब मौर्य ने प्रायद्वीप के कुछ भागों को जीत लिया तो उस समय वहाँ के विशिष्ट संस्कृति पहले से मौजूद थी। अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे क्षेत्रों में मिले हैं जहाँ से महत्वपूर्ण पाषाणिक जो है अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जैसे रायचूर दोआब के मास्की स्थान से दक्कन। इनमें से अधिकांश राज्यों तथा क्षेत्रों को मौर्यों ने जीत लिया, परंतु मौर्य काल के जो है क्या थे, तो याद रखिएगा ये मौर्य काल के साम्राज्य के पतन के बाद इन क्षेत्रों को स्वतंत्र हुए। नए राज्य उन्हीं परिवारों के थे जिन्हें मौर्य की सेवा करते थे। इसका मतलब है कि मौर्य काल का अंतिम शासक जो है वो कौन था? बृहद्रथ था, बृहदत्त, जिसकी हत्या की गई। और इसकी हत्या किसने किया? पुष्पमित्र शुंग ने किया, पुष्पमित्र शुंग। और शुंग ने एक ब्राह्मण वंश बना दिया, शुंग वंश। अब यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे राजवंशों की बात करेंगे, जैसे सातवाहन। इनमें से सबसे प्रसिद्ध सातवाहनों का वंश परिवार था जो आंध्र के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक महान विजेता शासक था सतकर्णी, जिसे पश्चिम का स्वामी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास 6 में भले है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है कि सतकर्णी इसे क्या बोला जाता है? पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है कलिंग नरेश से उसका युद्ध हुआ और उसने शायद ईसा पूर्व पहली सदी में शासन किया। सतकर्णी के शासन के कुछ समय बाद शकों ने कहाँ पर आक्रमण किया? सौराष्ट्र पर शासन कर रहे थे। सातवाहनों का आक्रमण किया और उन्हें नासिक से खदेड़ कर आंध्र से भगा दिया, परंतु सातवाहनों ने पुनः अपनी सेना का संगठन करके शकों पर हमला किया और अंत में पश्चिमी दक्कन पर फिर से कब्जा कर लिया, सफल रहा। और फिर इसके बाद यह हुए गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ऐसा किया। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दक्कन के सातवाहनों के राज को शक्तिशाली बना दिया, परंतु शकों ने सातवाहन पर आक्रमण करने का अवसर कभी हाथ से नहीं जाने दिया और स्थिति गौतमी पुत्र के बेटे वशिष्ठपुत्र के शासनकाल तक बराबर चलती रही। अंत में वशिष्ठपुत्र ने शक शासक की पुत्री से विवाह किया, तभी जाकर के शकों से और उनमें सातवाहनों के बीच शांति बनी रही। और इसकी दूसरी शताब्दी के अंतिम दौर पर शक की अपेक्षा और कमज़ोर हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्थितियाँ देखिए, तक्षशिला, गांधार, ये सब शक क्षेत्र माना जाता था। उज्जैनी, नासिक, भड़ौज, ठीक है। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में बहुत चर्चित हैं। तो यहाँ पे कलिंग है जो उड़ीसा का पुराना नाम है, ठीक है। और ये देखिए प्रतिष्ठान है जहाँ पे अब दक्कन वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये लोग कमज़ोर बन जाते हैं और जैसे ये लोग कमज़ोर बन जाते हैं सातवाहनों को राज्य विस्तार का मौका मिल जाता है। मतलब शकों को कमज़ोर होना कि सातवाहनों को मौका मिला। उन्होंने उत्तर भारत के काठियावाड़ को जीत लिया और दक्षिण में कृष्णा नदी के मुहाने के प्रदेश पर कब्जा कर लिया, परंतु इसके बाद सातवाहनों की शक्ति बहुत समय तक कायम नहीं रही और ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी तक वो क्षीण हो गए। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा राजवंश उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कर रहे थे?
उनके पास उत्तर संस्कृति भी थी और दक्षिण की भी संस्कृति थी। तो ये आपके सातवाहन थे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनके गांव बसा दिए गए। गोदावरी और कृष्णा घाटियों के समूचे उत्तरी दक्कन पर आवागमन के लिए सड़कें बनवाई गई। इन भागों में यात्रा करना अब खतरनाक नहीं था। व्यापार में वृद्धि के कारण नासिक के क्षेत्र में, गोदावरी के मुहाने के प्रदेश में और बम्बई के पास तभी नगर बस गए। ईरान, इराक, अरेबिया और मिस्र से आने वाले जहाज पश्चिमी समुद्र तट के भड़ौच बंदरगाह का उपयोग करते थे। गोदावरी नदी मुख के बंदरगाह गंगा के नदी के मुख के से दक्षिण भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते थे। इन बंदरगाहों से जहाज वर्मा और मलाया को जाते थे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर जाते थे। फिर इसके बाद सातवाहन राज्य समृद्धशाली था, इसका प्रशासन अच्छा था और प्रांतों में ये बटा था। सैनिक और सैनिक राज्यपाल के शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान राजस्व और कर वसूलता था। मतलब ये सातवाहनों में व्यवस्था थी। बौद्ध स्मारक में नगरों में व्यापारी और कारीगरों की श्रेणियों के नेता मालामाल हो गए। उनके पास अन्य कामों में खर्च करने के लिए अतिरिक्त धन था। उनमें से अधिकतर बौद्ध और जैन थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध विहारों को धन दान में दिया और धन चैत्य मंडपों और स्तूपों की सजावट में लगाया गया। बौद्ध चैत्य मंडपों में पूजा पाठ करते थे और स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे। इनके भीतर बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। इतना याद रखिएगा। जैसे बौद्ध विहार जो होता था तो यहाँ पर चैत्य मंडप में पूजा करते थे। इसके अलावा स्तूपों और सजावटों, इसके अलावा स्तूप जो होता था ये अर्धगोलाकार होता था और इन स्तूपों के बीच में या भीतर जो बुद्ध हैं या बौद्ध भिक्षु हैं उनके अस्थियों का अवशेष रखे जाते थे। इसलिए आप देखेंगे कि इसलिए बौद्ध स्तूपों को पवित्र मानते थे। सांची ये भोपाल के पास है, यहाँ पर भी अवशेष रखे गए हैं। स्तूप की वेदिका जो रेलिंग है और तोरण द्वार इसी प्रकार के दान से बने हुए हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश का स्तूप, तो ये देखिए आप सांची का स्तूप जो भोपाल के पास आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सांची का स्तूप है, बहुत चर्चा है, भोपाल जिले में पड़ता है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको बातें दिखाई दे रही हैं। जैसे अमरावती के पास जो है वो चित्र में आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा उन गुफाओं के बारे में भी समझ लेते हैं। ये देखिए, तथा व्यापारी भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। इसका मतलब है भिक्षु कौन है? ये एक प्रकार के बौद्ध धर्म के जो साधु होते थे उन्हीं को भिक्षु कहा जाता था, वो भिक्षु थे। और इसके अलावा जो है बहुत से बौद्ध विहार बड़े नगरों के निकट बनाए गए थे, जैसे तक्षशिला पेशावर के निकट और सारनाथ वाराणसी के निकट। इससे सुबह नगरों में जाकर भिक्षा प्राप्त करने में बौद्ध भिक्षुओं को सुविधा होती थी। कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ियों को काट कर बनाए गए बड़े गुफा विहारों में रहते थे। इन्हें प्रतिमाओं से सजाया जाता था, जैसे कारले की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बहुत चर्चित गुफा है कारले की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है, बहुत चर्चित है। इसको आपको याद रखना है कि कारले की गुफा कहाँ पे है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बेदशा ये पश्चिम घाट में है, ठीक है। पश्चिम घाट पुणे के पास है, पुणे के नज़दीक गुफा विहार है। इस समय धार्मिक कला मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी और कुछ जैन प्रतिमाएं भी मिलती हैं। अब धर्म बात करें कि उस समय जो है बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय था और बिहारों में शास्त्रार्थ और वाद विवाद होते थे और उनको जनता बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। इसका मतलब है कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो खुद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे और ये बाहर भी जाते थे, ठीक है। इसलिए माना जाता है भिक्षुओं को बाहर भेजा जाता था। और ये माना जाता है कि जो अश्वघोष हुए, चाहे आप नागार्जुन हुए और एक और बंदा है वसुमित्र, ठीक है। ये सभी लोग किसके समकालीन थे? कनिष्क के दरबार वाले थे। ये कनिष्क जो राजा है उसी में वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष ये तीनों लोग उसके दरबार में रहते थे। और ये माना जाता है बौद्ध ग्रंथों का प्रचार और योग दिया गया, बड़ा योग दिया गया।
जो लोग पुराने वैदिक देवताओं में विश्वास करते थे उनके विचार अब बदलने लग गए थे। इसका मतलब है कि अब नए देवताओं की पूजा होने लगी थी और विष्णु तथा शिव की उपासनाओं को समर्थन मिल रहा था। यज्ञ कम होने लगे थे और इसके बदले लोग सोचने लगे थे कि अनेक अनुष्ठानों और विधि संस्कारों के बिना भी अपने अपने ईश्वर की शांतिपूर्वक आराधना की जा सकती है। इस काल में धार्मिक अनुष्ठान जो है धार्मिक अनुष्ठान होते थे। यहाँ तक कि अमरावती स्तूप देखिए ऊपर है, अपेक्षा अपने अपने ईश्वर की भक्ति अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी काल में गीता के उपदेशों को भी महत्व प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत चोल, पांड्य और चेर, ये लोग देखिए क्या कर रहे थे दक्षिण भारत में। यहाँ पर देखिएगा सांची का स्तूप का तोरण द्वार है ये, ठीक है, ये देखिए तोरण द्वार है उसका, सांची के स्तूप का, और ये काफ़ी पत्थर पर डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये तोरण द्वार बार बार एग्जामिनर दे देता है कि ये कहाँ पर बना है, सांची की स्तूप में बना हुआ है ये चीज़ें। अब देखिए ये हो गया आपका तोरण द्वार, जिसमें काफ़ी कलाकृतियाँ हैं। कार्ले चैत्य मंडप, वो कार्ले की गुफा थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। कौन कौन सा, मतलब सातवाहन के भी दक्षिण में 3 राज्य बने। वो कौन थे? एक चोल था जिसका केंद्र कहाँ पर था? मद्रास, तमिलनाडु। उसके दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था। पांड्य जिसका केंद्र मदुरै था, पांड्य याद रखिएगा, ये मदुरै कर्नाटक में है। केरल या चेर, ये मालाबार में थे चेर वाले। तो ये 3 जो है आज केरल का भाग है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में तमिलों की भूमि कहलाया, क्योंकि वहाँ की जो बोली थी वो तमिल थी। दक्षिण भारत में इन 3 राज्यों चोल, पांड्य और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। इसका मतलब है कि इसके बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं वो किससे करते हैं? संगम साहित्य से करते हैं। ये देखिए संगम साहित्य क्या है, उल्लेखनीय मिलते हैं क्लास 6 में। सोचिए कि ये सभी चीज़ें क्लास 6 में है, जो आपका बेस तैयार कर रहा है, मतलब आपके कंपटीशन का बेस है ये, जिसको आपको जानना होगा। यदि कंपटीशन का बेस नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई थी। दक्षिण के उन परिषद में कवि भाट, चारण एकत्र हुए और कविताएं रची। बाद में परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं, ठीक है, ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं। तो ये आपका देखिएगा आज भी उपलब्ध हैं, यही संगम साहित्य कहलाती हैं। ये कविताएं तमिल भाषा में थी। जो संगम साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया था? कई बार ऐसा भी देता है कि संगम साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। ये आपको ध्यान देना है। और जगह जगह घूमते थे और कबीलों के सरदारों से अनुरोध पर कविताएं रचते थे। इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का आम जनता के जीवन की भी बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अमरावती के कुछ शिल्पकार भी हम यहाँ पर देखने के वर्णन मिलते हैं, और कुछ वर्णन महापाषाणकालीन संस्कृति भौतिक अवशेषों से भी मेल था। चोल, पांड्य, चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य में अनेक कविताएं इन युद्धों के बारे में भी जानकारी देती है। देखिए ये चित्र जो है अमरावती का है, जहाँ पे एक प्रतिमा हम लोगों को प्राप्त है, अमरावती की प्रतिमा, ठीक है, जहाँ पर युद्धों को और इन सब के बारे में खूब अच्छे से बताया गया है। अब देखिएगा कि चोलों के स्थान पर अब ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये स्तूप। अब आते हैं, चोलों को इस स्थल पर युद्धों से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया और उससे श्रीलंका पर आक्रमण किया। कुछ साल तक उत्तरी श्रीलंका पर उनका कब्जा रहा, परंतु बाद में श्रीलंका, इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कि दक्षिण में किसने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले कौन से शासक थे? सबसे पहले चोल थे, क्योंकि चोल पांड्य और चेर से लड़ते लड़ते वो लोग आगे भी हमला करना शुरू कर दिए थे और कब्जा किया। बाद में श्रीलंका राजा उन्हें भगा, मतलब श्रीलंका के राजा को भगा दिया। और भारत के अपने विवरण मेगास्थनीज की जानकारी देता है कि पांड्य राज्य
की स्थापना एक स्त्री शासक ने की थी और उसके पास एक बड़ी सेना थी। केरल के राजाओं में नेडू चेरलादन को एक महान और वीर समझा जाता था, ठीक है, कहा जाता था, और उन्होंने कई राज्य जीते थे। मालाबार तट के पास रोम की जहाजी बेड़ों को भी पकड़ लिया था। रोमन व्यापार, याद रखिएगा, रोमन जहाज का व्यापार की तलाश में मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते हैं और उस समय रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था। ये लोग रोम बाजार, जैसे रोम के जो भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था, ये लोग रोम के जो बाजार होते थे और वहाँ पर भोग विलास की जो भी वस्तुओं बड़ी मांग थी और रोमन लोग से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर यहाँ के बंदरगाह मतलब लेकर जाते थे। जैसे पशु पक्षी मंगवाते थे तो रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मालाबार तट के पूर्वी समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुँचते थे। उन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन्हें वे जहाज़ों में भर लेते थे और सोने की कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते थे। रोम के सोने के दक्षिण भारत के राजा को बहुत धनवान बना दिया। इसका मतलब है कि इस तरह से जो है ये धनवान बना दिया। फिर बात करते हैं, रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते भी थे। यहाँ से चीज़ें जमा करते थे और उन्हें जहाज़ों से रोम भेजने का इंतजाम करते थे। इन नगरों में एक था अरुकामेडू, याद रखिएगा, अरुकामेडू बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पे रोमन शासक जो है यहाँ पे आते हैं। अरिकामेडू ये पांडिचेरी के नज़दीक है, याद रखना है। अरिकामेडू कहाँ पे है? पांडिचेरी के नज़दीक। पुरातत्वविदों ने खुदाई की थी कि यहाँ रोम से बनी अनेक चीज़ें मिली हैं। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा भारत में रोमन साम्राज्य के लोग कहाँ से व्यापार करते थे, अरिकामेडू बंदरगाह से करते थे, जो कहाँ पे है? पुडुचेरी में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्लास 6 में ये बातें दी गई हैं। अब बात करते हैं, यहाँ रोम से बनी अनेक चीज़ें मिली। इन बंदरगाहों में जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी जाते थे और कुछ व्यापारी चीन के साथ भी व्यापार करते थे। यद्यपि समुद्र यात्राओं में कठिनाइयाँ थी, फिर भी इनको खतरों का सामना कर सकने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब दक्षिण भारत का माल कहाँ तक फैलने लगा? अब दक्षिण भारत का माल जो है उत्तर भारत में भी पहुँचता था। दक्षिण से होने वाले कीमती पत्थरों का निर्यात के कारण दक्षिण राज्य बहुत धनी हो गए। जनजीवन देखिए, उस जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का जो जनजीवन रहा, मतलब कि उनका जो जीवन जीने की स्थितियां रही, तो देखिए उसमें दक्षिण भारत अधिकांश लोग गांव में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में जहां खेती करना कठिन था, लोग पशु पालते थे। ज़्यादातर व्यापारी शिल्पी नगरों में रहते थे। कुछ नगर समुद्र तट पर थे जहां से व्यापार सुगम था और राज्य का शासन चलाने में सलाहकार ब्राह्मण राजा का सहयोग देते थे। सभी प्रमुखों में आम सभा होती थी और विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श होता था, जैसे किसी युद्ध किया जाए तो नहीं किया जाए, ऐसा अपराध व्यक्ति दंड देना, ये सभी जो निर्णय लेते थे वो ब्राह्मण और राजा मिलकर के लेते थे। इसका मतलब है कि वो समय यही दौर था। उस समय नगरों या गांव में सभी जगह जीवन सादा था। दिन भर के काम में लोग जो है क्या कर रहे थे, लोग मन बहलाव के लिए विभिन्न खेल भी खेलते थे, जैसे जुआ प्राचीन काल से ही बहुत चर्चित रहा है। नृत्य, संगीत और पाठ भी लोकप्रिय था। इसका मतलब है कि बांसुरी, मृदंड ऐसे चीज़ों को रात में विभिन्न प्रहरों में अलग अलग किस्म की विशिष्ट संगीत का आयोजन भी किया जाता था। अब देखिएगा, इस तरह से जो है रोमन वासी लोग यहाँ पर ये कार्य करते थे। धर्म, उत्तर के दक्षिण, देखिए यहाँ पे धर्म क्या था? वैदिक देवताओं का पूजा, बौद्ध जैन धर्मों के सिद्धांत दक्षिण के लोगों को ज्ञात थे कि कुछ लोग धर्मों के अनुयायी बन गए थे, परंतु अधिकांश लोग अब भी अपने पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे और अपने ही धार्मिक अनुष्ठान करते थे। गुरुगण जो उत्तर और कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध था। तमिल लोगों की सबसे प्रसिद्ध देवता उनके पर्वतवासी देवता को समझा जाता था और वह युद्ध और शौर्य के देवता होते थे। उनका पूजा पाठ के साथ बलि भी दी जाती थी। वीर गति को प्राप्त करते हुए योद्धाओं के लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी पूजा होती थी। समुद्र तटवासी लोग समुद्र को देवता की आराधना करते थे। इसका मतलब है कि यह राजवंश जो है समुद्र को खुद भगवान मानते थे और इस तरह से ये राजवंश चलता रहा। कुछ इससे 6वीं शताब्दी में पल्लवों की स्थापना होने
तक तमिल लोग कई सदियों तक इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते रहे। ईसाई। पहली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ और वह भारत में पहुंचा। यह धर्म ईसाई धर्म था, जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। पहले ये यहूदी धर्म पर आधारित था। यहूदी धर्म में एक ईश्वर पूजा हो का महत्व दिया गया है। ईसाई केवल जो है कह सकते हैं कि मसीह के संदेशवाहक ही नहीं, वस्तुतः ईश्वर पुत्र समझा गया था। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल ये देखिएगा, ईश्वर के दिल में अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो सदाचारी जीवन व्यतीत करे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी और वहाँ पुनः उनका ईश्वर में मिलना होगा। ईसाई धर्म अपने विशिष्ट रूपों में समूचे यूरोप में फैल गया और वहाँ यह प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों और आधुनिक मद्रास के नज़दीक क्षेत्र में फैला। इसका मतलब है कि यदि पूछेगा कि भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले कहाँ पर फैला था, तो ये आपका केरल के मालाबार तट के पास और दूसरा जो है मद्रास के पास। ये लोग ईसाई धर्म को सबसे पहले पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ही ये लोग मानते थे। इसके अलावा 7वीं सदी तक केरल ईसाई भारतीय परिवार रह गए काफ़ी बड़े समय तक। आरंभी ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय वर्षों और स्वसर में गिनती की और एक नई प्रथा चलाई। इस प्रकार की घटनाएं जन्म से पहले हुई। ईसा पूर्व इसको बोला गया, तारीख में व्यक्त किया गया और जन्म के बाद घटित हुई उन्हें ईस्वी कहा गिना गया। तो ये बातें हम लोग ईसाई धर्म से जानते हैं। अब उत्तर भारत में ये की स्थितियाँ घटनाओं से यह बताती कि विविध भी आज लगभग संसार में सारे प्रचलित हैं। उत्तर भारत 200 से 100 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में क्या स्थितियाँ रही, मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में कौन कौन से जीवन। वहाँ पे आप दक्षिण भारत देखे थे जिसमें चोल, पांड्य और चेर था उस समय, और सुदूर भारत में बस गए। उन्होंने विदेशियों के अनेक जत्थे भारत में अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया। ये लोग बक्सी, यूनानी, हिंद, यवन भी कहलाए, जिनको हम लोग पार्थियन, शक और कुषाण कहते हैं। उत्तर भारत में कौन कौन आए? एक तो हिंद, यवन आए, ये देखिए हिंद और यवन आए। दूसरा कुषाण लोग आए। फिर इसके अलावा पार्थियन लोग आए, शक लोग आए। तो ये लोग आकर के बस गए। मध्य एशिया से आए थे। उन अनेक अवसरों में से एक था जब मध्य एशिया के आए लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति से प्रभावित किया बल्कि जनजीवन के समुदाय का अंग बन गए। तो आप देख सकते हैं कि हिंद और यवन द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे, ये भारत में माना जाता है कि बहुत ही प्राचीन सिक्का होता था। ये सिक्के हिंद यवन द्वारा चलाए गए थे। ये देखिए हिंद यवन राजाओं के सिक्के, ठीक है, ये उन्हीं सिक्कों को जो है चलाया गया था। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये लोग शक लोग कौन थे, कुषाण लोग कौन थे, उनके बारे में देखते हैं। तो ये देखिएगा पहले हिंद यवन। तो हिंद यवन के बारे में समझिएगा कि हिंद यवन कौन थे। ये देखिए सिकंदर की यूनानी सेनापतियों ने ईरान, अफगानिस्तान में अपना अपना शासन स्थापित किया था। इन राजाओं के उत्तराधिकारियों ने अब अपनी नज़र उत्तरी भारत की ओर फेरी। उत्तरी भारत में धनी था और ईरान तथा पश्चिमी एशिया के साथ उनका भारी व्यापार चलता था। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद यूनानी राजाओं के लिए पंजाब के कुछ भाग और काबुल की घटी जीत लेना कठिन नहीं था। यह प्रदेश गांधार प्रांत के नाम से जाना जाता था। यूनानियों ने जिन्हें हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता था। इस गांधार प्रांत पर शासन कौन कर रहे थे? हिंद यवन कर रहे थे। उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के भी चलाए। इन सिक्कों, इसका मतलब है कि हिंद यवन कहाँ पर शासन कर रहे थे, यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा वो गांधार मतलब पाकिस्तान क्षेत्र में कर रहे थे। सिक्कों में इस युग में इतिहास की रचना संभव हुआ और इन शासकों में से कुछ बौद्ध बने और कुछ राजा मिनांदर दूसरे शासक विशु के उपासक बने। इसलिए उनकी संस्कृति वस्तुतः भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का मिश्रण था। ठीक है, अब देखिए
ये था आपका हिंद यवन। अब हिंद यवन के बाद हम लोग बात करेंगे कि और कौन थे। शक। शक लोग कहाँ से आए थे? शक लोग पश्चिम भारत में आए। इसका मतलब है कि वो लोग भी यदि देखा जाए तो पश्चिम भारतीय क्षेत्र में शक लोग आए। शक लोग मुख्यतः सिंध और सौराष्ट्र को रौंद डाला और अंत में काठियावाड़ और मालवा में बस गए। ये देखिएगा, काठियावाड़ और मालवा में बस गए। सातवाहनों से उनके अक्सर युद्ध होते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रमन सातवाहन शक्ति को नर्मदा के उत्तर में फैलने नहीं दिया। चाहने पर भी वह स्वयं शक भी उत्तर की ओर आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कुषाणों ने उन्हें रोक दिया। अगला देखिए, कुषाण। कुषाण जिनका निवास स्थल चीनी तुर्किस्तान में था, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक कबीला था, यूची कबीला। ये देखिए, कुषाण कहाँ से आए थे? चीनी तुर्किस्तान से। ये किस कबीले के थे? यूची कबीला। यूची कबीला। और ये पहली शताब्दी के अफगानिस्तान से में पहुँचे और हिंद यवनों और शकों को खदेड़कर खुद तक्षशिला और पेशावर में जम गए। पहले वो उसी समय जमे, बाद में उन्होंने समूचे पंजाब के मैदान पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे गंगा मैदान के पश्चिमी भाग पर भी कब्जा जमा लिया और मथुरा राज्य उनके दक्षिण भाग तक ये फैल गए। तो यहाँ पर देखिए कुषाणों के सिक्के हैं, कुषाणों द्वारा चलाए गए सिक्के। तो ये देखिएगा, ये कुषाणों द्वारा चलाए गए सिक्के थे और कुषाणों द्वारा जो है ये मूर्तियाँ भी हमें मिली हैं। ये मूर्तियाँ किसकी हैं? कुषाणों द्वारा है। ठीक है, ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं मथुरा के नज़दीक मिली कुषाण के कनिष्क की बिना सिर वाली जो है एक मूर्ति मिली है। ये बिना सिर का है। ठीक है, एक वैसा मिला है पत्थर का, एक खंडित मूर्ति मिली है। अब देखिए, और मथुरा प्रमुख केंद्र था। इसका मतलब वहाँ पर जब बिना पत्थर वाली मूर्ति वो बनवा सकता था तो भाई प्रमुख केंद्र रहा होगा। ये देखिए, प्रमुख केंद्र था। राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था और क्षत्रप गवर्नर इनका शासन संभालते थे। कुषाण राजा कनिष्क ने उत्तर भारत को अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े प्रयत्न किए। वो अपनी सेनाएं उत्तर में मध्य एशिया तक ले गया और एक पराक्रमी राजा समझा जाता था। मध्य एशिया में हुण साम्राज्य की चीनी सेनाओं के साथ कुषाणों की मुठभेड़ हुई। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की एक आदम कद खंडित मूर्ति है। इनमें वह गठीले बदन का व्यक्ति नजर आता है। वह बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। उस समय प्रचलित धार्मिक वाद विवादों में उसकी दिलचस्पी थी। उसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगति होती है, वो भी कुंडलवन कश्मीर में होती है और अनेक निर्णय लिया, विचारों का आदान प्रदान। यह सब परिणाम यह हुआ कि भारतीय जीवन में विभिन्न पक्षों में धर्म, कला और विज्ञान संबंधी कई नए विचार जो है कुषाणों के आने से हुए और पश्चिम एशिया का अधिक निकट संपर्क आया। व्यापार उत्तरी भारत और मध्य एशिया के सीमांत प्रदेशों का संबंध स्थापित हो गया। भूमध्य सागर से नगरों का जो विकास हो रहा था वो यहाँ पर हुआ और कुषाणों के आने से एशिया का संपर्क बढ़ने लगा। मूर्तिकला उत्तर भारत में नगरों में यूनानी मूर्तिकला का प्रवेश मिला। गंधार प्रदेश में भारतीय कलाकारों और मूर्तिकला की नई शैली जो है गंधार शैली उत्पत्ति हुई। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृष्टि यूनानी शैली में मेल खाते थे और शैली गंधार कला के नाम से जानी गई। तो जो कुषाणों ने ये शैली लाई थी वो कौन सी शैली लाई थी? गंधार कला शैली। पंजाब और कश्मीर क्षेत्रों में लोकप्रिय है, बल्कि आधुनिक अफगानिस्तान में भी गंधार शैली की ही अनेक अवशेष मिले हैं। मूर्तिकला का एक अलग विकास हुआ। मथुरा कला शैली भी इसी समय जो है सबसे ज़्यादा क्या की है? डेवलप की है मथुरा कला शैली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाभिनिष्क्रमण जो है एक मूर्ति है महाभिनिष्क्रमण की, जो किस कला शैली में बनी है? ये मूर्ति मथुरा कला शैली में। ठीक है। धर्म, ये मूर्तियाँ केवल बुद्ध की नहीं बल्कि अनेक बोधिसत्वों का भी बनता था, जिसमें लोग बौद्ध, बोधिसत्व और त्यागी पुरुषों को कहा जाता था। और ये धरती के पहले पैदा हुए थे। और जातक कथा किसके बारे में? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है।
यदि पूछेगा कि जातक कथा किसके बारे में कहती है या जातक ग्रंथ जो है, ये आपका जातक ग्रंथ बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी के पुनर्जन्म के बारे में जो है ये कथा था। ये काफ़ी परिवर्तन था। फिर आप देखेंगे बुद्ध के ने उपदेश दिया और उन संप्रदायों में बट गया महायान हीनयान, और महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन हुआ। बोधि सत्वों की पूजा की जाती थी और महायानी बौद्ध भिक्षु शक्तिशाली बन गए, परंतु अब वे भारत के ऐसे लोग थे जो इस तरह से बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। हीनयानी बौद्ध कहलाए और महायानी बौद्ध से जो है क्या किए, महायानी जो है यहाँ पर देख सकते हैं बौद्ध धर्मदूतों और मंडलियों चीन भेजने लगे। धर्म प्रचार भारतीय व्यापारियों के साथ यात्रा करके चीन पहुँचे और इस तरह जल्दी मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार जो है कुषाणों के ही समय वहाँ तक पहुँचा था। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संपर्क में एक और परिणाम निकला जहाँ पे ज्योतिषियों और यूनानी ज्योतिषियों के तुलनात्मक अध्ययन किया गया। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन किया गया और भारतीय ज्योतिष ने प्रगति की। इसमें ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिला, यद्यपि बाद में भविष्य कथन के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। चिकित्सा संबंधी ज्ञान भी वृद्धि हुई और जैसा कि चरक संहिता और सुषुप्त संहिता ग्रंथों से पता चलता है, तो याद रखिएगा चरक संहिता चरक की है, सुषुप्त संहिता सुषुप्त की है, और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। ज्योतिष, चिकित्सा और गणित के क्षेत्र में भारतीय विद्वानों की उपलब्धियों का बड़ा सम्मान मिला। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये देखिएगा कि ज्योतिष और चिकित्सा, जैसे ज्योतिष विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में भारत ने काफ़ी प्रोन्नति की थी। कब की थी? कुषाण शासकों में, क्योंकि चरक संहिता जो चरक था वो कुषाण का ही था। अब यहाँ पर हम लोग ये अभ्यास प्रश्न है, तो ये पुरानी एनसीईआरटी में अभ्यास प्रश्न है, तो हम लोग और आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न जो मेंस राइटिंग के लिए हम लोग खुद जो है मेंस राइटिंग इसी में से निकाल कर मेंस राइटिंग कराया जाएगा, उस पर भी लगातार क्लासेस चलेंगी। जिन बच्चों को सिविल सर्विसेज देने हैं वो आराम से आप जुड़ करके पहले प्लेटफॉर्म पर अच्छे से पढ़िए, फिर आप बड़े से लेकर छोटे सभी एग्जाम दे सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।